हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के एक और टॉपिक, और टॉपिक का नाम है मार्क्सिस्ट व्यू अबाउट द स्टेट। कि जो कार्ल मार्क्स हैं या मार्क्स के फॉलोअर्स हैं, वो क्या व्यू पॉइंट रखते हैं अबाउट द स्टेट। इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि सोशलिस्ट व्यू अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट। कि जो सोशलिज्म थी वो स्टेट के बारे में क्या सोचती थी और उसके क्या व्यूज थे। ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये है। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट अबाउट स्टेट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। जो मार्क्स की जितनी भी थ्योरीज हैं वो कार्ल मार्क्स ने दी हैं, ये सबको पता है। कार्ल मार्क्स कौन था? फादर ऑफ सोशलिज्म। समझ गए बात? अकॉर्डिंग टू हिम, द स्टेट इज अ class organization which has been created by the capitalist in order to safeguard their interest। उनका मानना ये था कि जो स्टेट है वो क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, अमीरों की ऑर्गेनाइजेशन है। और उनका मेन मकसद क्या है? जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, जो मतलब जो सरमाएदारी है, बेसिकली जिनके पास पैसा है, उन लोगों को सेफ गार्ड करना, उनके इंटरेस्ट को देखना, अमीरों के इंटरेस्ट को देखना, और गरीबों को पूछते ही नहीं वो, बल्कि एक्सप्लॉइट करते हैं। Therefore, to the Marxists, the state is not a welfare institution of all the people, but an organization created for the protection of interest of a particular class or a group। तो मार्क्सिस्ट जो थे, मार्क्सिस्ट वो लोग होते हैं जो मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं। तो मार्क्सिस्ट जो थे उनका ये मानना था कि जो स्टेट है वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, उनका मेन मकसद लोगों की वेलफेयर करना नहीं है, मगर जो स्टेट है उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को फायदा पहुंचाना, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल जो है उन्हीं के इंटरेस्ट को देखना। समझ गए बात? बेसिकली यही कह रहे हैं कि अमीरों के इंटरेस्ट को देखती है। ठीक है। The Marxists believe that the state is an artificial association which is destined to wither away। वो ये भी मानते थे कि जो स्टेट है ये एक आर्टिफिशियल एसोसिएशन है या आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बाद में खत्म हो जाएगी, जो आज तक कभी खत्म नहीं हुई। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोग जो है सहमत नहीं है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू को बाद में क्रिटिसिज्म में भी डिस्कस किया गया है। They are in favor of the ultimate establishment of a stateless and a classless society। वो ये कहते थे कि जो सोसाइटी है वो लगातार चेंज होती रहेगी, स्टेट जो है लगातार चेंज होती रहेगी, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी या फिर क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। समझ की बात? कैसे कैसे सिस्टम जनरेट होगा वो मैं आगे थ्योरी में बताऊंगा। तो जब भी आपको पेपर में आएगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। उसके बाद अगर आप डेफिनेशंस ऐड करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब टीचर आपको बहुत अच्छे नंबर देने वाली है अगर आप डेफिनेशंस भी ऐड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ये डेफिनेशन कार्ल मार्क्स की है। द स्टेट इज नथिंग more than the form of organization which the bourgeoisie adopt both for internal and external purposes for the mutual guarantee of their property and interests। कार्ल मार्क्स का मानना था कि स्टेट कुछ भी नहीं है। स्टेट इज नथिंग मोर देन, मतलब स्टेट एक सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बुर्जुआजी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, बुर्जुआजी मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए और उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए है। ये सिर्फ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अमीरों की फेवर करती है, अमीरों के इंटरेस्ट को देखती है, कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को और कैपिटलिस्ट के प्रॉपर्टीज को सेव करने के लिए है। समझ गई बात? उन्हीं को सेफ गार्ड करने के लिए। फिर एक और मार्क्सिस्ट थे, एंजल्स। उनका क्या कहना था? स्टेट इज नथिंग मोर देन अ मशीन फॉर द ऑपरेशन ऑफ वन क्लास बाय अनदर। तो एंजल्स भी यही कहते थे कि स्टेट एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा मतलब तरीका है एक टाइप का, जिससे हम एक क्लास को दबा सकते हैं दूसरी क्लास के जरिए। मतलब कैपिटलिस्ट जो है वो लेबर क्लास को दबाते हैं, मतलब अमीर क्लास जो है गरीब क्लास को दबाती है, ऑप्रेस करती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेनिन, काफी मशहूर मार्क्सिस्ट हुए, द स्टेट इज द प्रोडक्शन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ इररिकॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लास एंटागोनिज्म। सिंपल वर्ड्स में इनका कहना ये है कि स्टेट जो है एक प्रोडक्शन एंड मैनिफेस्टेशन है। क्लास एंटागोनिज्म का मतलब ये है कि क्लास स्ट्रगल, के जो अमीर और गरीब है, जो कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास है, जो उनके बीच में जो बुर्जुआजी मतलब कैपिटलिस्ट और जो प्रोलेटेरिएट्स हैं मतलब लेबर क्लास, उनके बीच में जो कंप्लीट स्ट्रगल है उसको बताती है स्टेट। ठीक है। After going through above definitions, we can conclude that there are always two classes, namely the ruler and the ruled, the rich and the poor, and the feudal lords and the workers। इन definitions को पढ़ के हमें यही
कंक्लूजन निकलता है कि भाई हमेशा से दो क्लासेस रही हैं, एक तो रूलर जो राज कर रहे हैं और रूल्ड जिनके ऊपर राज हो रहा है, दूसरा रिच एंड द पुअर अमीर और गरीब क्लास रही है, और फ्यूडल लॉर्ड्स जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, और एक वर्कर्स जो उनके अंडर काम करते हैं. देयर इज अ म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ दीज टू क्लासेस इन द स्टेट. अब स्टेट में ये जो दो क्लासेस हैं, इनके बीच में हमेशा से म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन रहा है. ठीक है, अमीर चाहते हैं कि वो और ज्यादा अमीर हो जाएं, और गरीब चाहते हैं कि भाई मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिले. समझ की बात? तो दोनों जो अमीर और गरीब क्लास है, उनमें कन्फ्लिक्ट रहा है. अमीर गरीब को देखना नहीं चाहते, गरीब चाहते हैं कि वो भी अमीर हो जाए, तो दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. स्टेट इज द आउटकम ऑफ क्लास स्ट्रगल. और ये भी मानना था उनका कि ये जो स्टेट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों आई है? क्योंकि ये जो क्लास स्ट्रगल है बिटवीन रिच एंड द पुअर, या कैपिटलिस्ट एंड द लेबर क्लास, इस क्लास स्ट्रगल की वजह से स्टेट आई है. और स्टेट का मेन काम क्या है? स्टेट का मेन काम है, द स्टेट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास. जो रूलिंग क्लास है, जो अमीर क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसके इंटरेस्ट को जो है वो सेफगार्ड करती है. क्या? स्टेट. समझिए बात? तो अभी तक आपको इस थ्योरी का कंक्लूजन सा पता लग गया होगा कि इसने कैपिटलिज्म और जो रिच पीपल है उनकी बुराइयां की हैं, और जो लेबर क्लास है और जो पुअर पीपल है उनकी फेवर्स की है. ठीक है, अब आ जाता है इसको मतलब और बेहतर तरीके से डिस्कस करना है पेपर में. तो इस तरीके से आपको एक फ्लो चार्ट सा बना देना है कि फॉर्म्स ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट. मार्क्सिस्ट कहते थे कि सबसे पहले क्या होता है, नेचर ऑफ बर्जुआजी स्टेट. बर्जुआजी स्टेट बेसिकली वो स्टेट है जिसपे कैपिटलिज्म हावी है, जिसपे कैपिटलिस्ट सोसाइटी का राज चलता है. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये सिस्टम हट जाता है तो लेबर क्लास का रूल आ जाता है. तो वो मैं डिस्कस करूंगा नेचर ऑफ प्रोलिटेरिएट स्टेट में. और थर्ड में वो कहते थे कि एक ऐसा सिचुएशन आएगी जिसमें स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी. ठीक है, बल्कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं, मगर वो मानते थे, क्योंकि हर एक थ्योरी कुछ कुछ चीजें अच्छी भी कहती है, कुछ कुछ चीजें अनरियलिस्टिक से भी कह देती है. ठीक है, तो चलिए इसको और ज्यादा डिटेल में शुरू करते हैं. मार्क्सिस्ट बिलीव इन द चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट. मार्क्सिस्ट ये कहते थे कि जो नेचर ऑफ द स्टेट है वो लगातार चेंज होता रहता है. जो स्टेट है वो लगातार चेंज होती रहेगी, वो एक ही मतलब फिक्स नहीं रहेगी. समझिए बात? उसका जो नेचर है उसमें तब्दीलियां आती रहेंगी. Thus, in order to understand the Marxian viewpoint of the state, we must try to understand the nature of different forms of state which are discussed as under. तो अगर हमें मार्क्सियन व्यू पॉइंट को समझना है, वो ये कहते थे कि कैसे चेंज होगी, किस तरीके से चेंज होगी और डिफरेंट फॉर्म्स क्या है. तो हमें ये जो फॉलोइंग हेडिंग्स, मैंने ये 3 हेडिंग्स बनानी है यहाँ पे, नेचर ऑफ बर्जुआजी स्टेट एंड प्रोलिटेरिएट स्टेट एंड नेचर ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, इसके बारे में मैं नीचे डिस्कस करूंगा. तो सबसे पहले आ जाता है नेचर ऑफ बुर्जुआजी स्टेट. तो बुर्जुआजी स्टेट बेसिकली बुर्जुआजी उन लोगों के लिए बताया गया है जो कैपिटलिस्ट हैं या रिच क्लास हैं, उनकी स्टेट के बारे में बताया गया है. तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? द स्टेट्स where the communist revolution has not taken place are called as bourgeoisie states by the Marxists. मार्क्सिस्ट जो थे उन्होंने ये कहा कि जहां पे भी जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आया, वहां पे जो सरकारें चल रही हैं वो कैपिटलिस्ट सरकारें चल रही हैं, और उन स्टेट्स को, उन जो स्टेट्स हैं उनको बोर्जुआजी स्टेट कहा गया. अकॉर्डिंग टू देम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बोर्जुआजी स्टेट आर गिवन बिलो. तो वो ये मानते थे जो कैपिटलिस्ट स्टेट है या जो बुर्जुआजी स्टेट है, उनके क्या-क्या फीचर्स हैं, उनमें क्या-क्या होता है, वो बताया गया है. नंबर 1, क्लास कैरेक्टर ऑफ द स्टेट. जो स्टेट है उसका क्लास कैरेक्टर है, मतलब जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है, इट इज मैनेज बाय द रिच पीपल. जो कैपिटलिस्ट है, जो बड़े-बड़े अमीर-कबीर लोग हैं, वही सरकारें चलाते हैं और वही स्टेट पे फुल कंट्रोल रखते हैं. उसके बारे में बताया था. तो पेपर में आपको किस तरीके से लिखना है? द मार्क्सिस्ट कंसिडर द स्टेट एज अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन. उनका ये मानना था कि जो स्टेट है वो एक क्लास ऑर्गेनाइजेशन है. दे आर फर्मली ऑफ द ओपिनियन दैट इन एवरी पीरियड ऑफ हिस्ट्री द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट इज हेल्ड बाय क्लास विच कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. उनका ये मानना था कि जो स्टेट है ये क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, अमीर इसको कंट्रोल करते हैं, और जो उनका ओपिनियन दिन बाय दिन यही था कि जो सुप्रीम पावर है स्टेट की, वो जो है कैपिटलिस्ट जो लोग हैं उनके पास है, और सारी की सारी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बुर्जुआजी स्टेट के अंदर जो अमीर लोग होते हैं उनकी कंट्रोल में रहती है. इन कैपिटलिस्ट स्टेट द सोसाइटी हैज इनवेरिएबली been divided into two mutually antagonistic classes of haves
एंड हैव नॉट्स। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट थी, बुर्जुआजी सिस्टम के अंदर जो उनको जो बुर्जुआजी स्टेट है उसको कैपिटलिस्ट स्टेट भी कहा जाता है। तो जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एंटागनिस्टिक क्लासेस मतलब जिनमें लगातार स्ट्रगल चलता जा रहा है, जिनमें लगातार पंगे हो रहे हैं, जिनमें लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं, स्ट्रगल चल रहा है। किनके बीच में? हैव्स एंड हैव नॉट्स। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास हैव्स मतलब सब कुछ है, पैसा है, रहने को घर है, सारी बेसिक एमिनिटीज हैं, और दूसरे लोग हैव नॉट्स मतलब गरीब, जिनके पास कुछ भी नहीं है। अ परपेचुअल स्ट्रगल गोज ऑन बिटवीन दीज टू एंटागनिस्टिक ग्रुप्स। वो कहते थे कि इनके बीच में लगातार जो है स्ट्रगल चलता रहता है। इन ब्रीफ, द कैपिटलिस्ट स्टेट इज इनवेरिएबली अ क्लास स्टेट इन द आईज ऑफ मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिस्ट जो है या जो मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं, उनका ये मानना है कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो एक क्लास स्टेट है, अमीरों की स्टेट है, और अमीर ही उसको कंट्रोल करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें आ जाता है रिप्रेसिव एंड कोर्सिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट। वो ये मानते थे कि जो स्टेट है वो रिप्रेसिव है, रिप्रेस करती है, कोर्शन जोर का इस्तेमाल करती है और गरीब को दबाती है। समझ के बाद लेबर क्लास की बात नहीं मानती और उल्टा उनको एक्सप्लॉइट करती है। तो इसको किस तरीके से इंग्लिश में लिखना आपने? The Marxists advocate that in a capitalist state, the ruling class invariably utilizes the supreme power of the state for the exploitation of the ruled class. तो जो कैपिटलिस्ट स्टेट है या जो बुर्जुआजी स्टेट है उसमें क्या करते हैं? जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो स्टेट की पावर को बोल बोल के गला बैठ जाता है। स्टेट की पावर को इस्तेमाल करके जो रूल्ड क्लास है, जिनके ऊपर राज किया जा रहा है, रूल्ड क्लास मतलब लेबर क्लास, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं स्टेट की पावर को यूज करके। समझ गए बात? ये जो पुलिस होती है, पुलिस, आर्मी, जेल्स, कोर्ट्स एंड वेरियस अदर स्टेट ऑफिशियल्स एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल। मतलब जो पुलिस होती है वो भी अमीरों को फेवर करती है, गरीबों को फेवर नहीं करती। जो आर्मी होती है वो भी अमीरों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए लगाई है, क्योंकि गरीब के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जेल्स में ज्यादातर कौन भरे हुए हैं? गरीब लोग भरे हुए हैं जो अपने केस नहीं लड़ सकते। और जो कोर्ट्स हैं वहां पे भी गरीब लोग जा नहीं पाते, क्योंकि वो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। एंड वेरियस अदर स्टेट ऑफिशियल्स, जितने भी और सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बुर्जुआजी सिस्टम के अंदर, वो इसलिए बनी है कि वो गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट कर सके। वाइल डिस्कसिंग द पावर ऑफ द स्टेट, एंजल्स सेज दैट state power does not consist merely of armed people, but also of material adjustments, prisons, and coercive institutions of all kinds, which tribal society knew nothing. तो एंजल्स ने ये कहा हुआ है कि स्टेट पावर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आर्म्ड पीपल हैं और वो रिच को फेवर कर रहे हैं। स्टेट पावर के अंदर और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जिसमें प्रिजन्स हैं, कोर्सिव इंस्टीट्यूशन जो जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, ठीक है, और जैसे पुलिस वगैरह होगी, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे, और भी अदर इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। जो ट्राइबल सोसाइटी में यहाँ बैकवर्ड सोसाइटी को लिखा हुआ है, ये लेबर क्लास को लिखा हुआ है, उनको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और किस तरीके से हम एक्सप्लॉयट किए जा रहे हैं कैपिटलिस्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, क्लास एंटागनिज्म कैन नॉट बी रिकॉन्साइल्ड। मतलब ये जो क्लास एंटागनिज्म है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये खत्म ही नहीं हो रही। समझ गए बात? The Marxists are of the view that the antagonism of the classes in the state cannot be reconciled because the two classes exhibit marked antagonism between them. मतलब ये जो इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, जो बुर्जुआजी स्टेट और जो मतलब जो कैपिटलिस्ट है, जो लेबर क्लास है, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, जो रिच एंड पुअर के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब खत्म तो हो सकता है, बट उन्होंने ये कहा कि ये काफी लंबा चलेगा। समझ के बात? खत्म होन जैसे ही खत्म होएगा तो अगली स्टेज कौन सी आ जाएगी? प्रोलेटेरिएट स्टेट। वो भी मैंने डिस्कस की है। While expressing his views on this point, Lenin writes, the state is the product and manifestation of the irreconcilability of class antagonism। मतलब जो स्टेट है वो एक प्रोडक्ट है, वो ये दिखाती है कि रिच क्लास और पुअर क्लास के बीच में काफी कंफ्लिक्ट है। The Marxists say that the ruling class in the capitalist state utilizes the supreme power of the state in order to safeguard their own interests and to exploit the ruled and to preserve the class antagonism। तो सिंपल वर्ड्स में वो जो मार्क्सिस्ट थे वो ये मानते थे कि जो रूलिंग क्लास है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो रूलिंग क्लास होती है, उसी के पास सारी पावर्स होती हैं, और उनका मेन मकसद क्या है? अपनी जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करना, और जो रूल्ड क्लास है, जिनके ऊपर राज किया जा रहा है, जो लेबर क्लास है, उसको एक्सप्लॉइट करना और ये कन्फ्लिक्ट को लगातार चलाना। ठीक है, इनके बीच में जो अमीरों और गरीबों के बीच में लड़ाई है, ये लगातार चलती रहती है। The right to property is declared sacred so that the interests of the rich people
मे बी सेफगार्ड। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको काफी ज्यादा जोर दिया जाता है ताकि जो कैपिटलिस्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेफगार्ड किया जा सके। ठीक है, तो इस सिस्टम में सब कुछ अमीरों के फेवर में है, ऐसा बताया गया है मार्क्स की थ्योरी में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेमोक्रेसी इन अ बुर्जुआजी स्टेट इज एन आई वॉश। डेमोक्रेसी होती है मगर डेमोक्रेसी नाम की होती है। अब आप ज्यादातर देखें तो जितने भी बड़े बड़े जो है हमारे इलेक्शंस होते हैं या कुछ भी होते हैं, ये इलेक्शंस तो होते हैं, हम गवर्नमेंट तो चूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अलग अलग पार्टीज की आई जा रही है, मगर असली राज कौन कर रहे हैं? असली राज कर रहे हैं बड़े बड़े कैपिटलिस्ट। ये जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहीं मेरे ऊपर केस ही ना ठोक दें, तो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं यही सरकारों को रिश्वतें खिलाते हैं और कंट्रोल करते हैं, और सारा का सारा सिस्टम, चाहे एक पार्टी आए, चाहे दूसरी आए, चाहे तीसरी आए, इनका राज कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इनकी इतने बिजनेस फैले हुए हैं कि ये इतने ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं कि चाहे एक सरकार, चाहे एक पार्टी की सरकार है, दूसरी पार्टी की सरकार है, जो इनकी बातें हैं वही सरकारों को माननी पड़ती हैं। समझ गई बात? तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे कंट्री में ऐसे बहुत कैपिटलिस्ट हैं, तो आप खुद ही समझ आए। ठीक है, द मार्क्सिस्ट डिक्लेयर दैट द डेमोक्रेसी इन अ कैपिटलिस्ट स्टेट इज मेयर आई वॉश। ये जो डेमोक्रेसी है ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए, असल में तो सरकारें कौन चलाते हैं? बड़े बड़े कैपिटलिस्ट ही चलाते हैं। इन सच अ स्टेट, although each individual possesses the right to vote, the right to freedom of expression of his views, the right to be elected, and right to hold public office, yet the poor people cannot exercise these rights in practice. ये जो बुर्जुआजी स्टेट है या जो कैपिटलिस्ट स्टेट है, इसमें राइट्स होते हैं, जैसा कि इंडिविजुअल को राइट टू वोट दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, अपने व्यूज वो रख सकता है, और राइट टू बी इलेक्टेड, वो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है, और पब्लिक ऑफिसेज मतलब सरकारी जॉब्स भी कर सकता है। मगर ये सारे के सारे जो राइट्स हैं ये किसी प्रैक्टिस में नहीं आते, क्योंकि जब तक वो गरीब है वो अपने इन राइट्स का फायदा नहीं उठा सकते। जैसे राइट टू वोट है, गरीबों को पैसे पिला दो, शराब पिला दो, वो बहक जाते हैं और वोट किसी और को दे देते हैं। समझ की बात? इलेक्शन में आपको पता है करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। दूसरा, राइट टू राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हिज व्यूज, वो जैसे ही अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने लगता है उसके ऊपर लाठी चार्ज हो जाता है या सेक्शन 144 लग जाती है, उसको मुजाहरा करना या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करना उसकी परमिशन ही नहीं मिलती, क्योंकि सरकार है। समझ की बात? द राइट टू बी इलेक्टेड, वो इलेक्ट कैसे होगा? इलेक्शन में खड़े होने के लिए पैसे लगते हैं, इतने ज्यादा पैसे खिलाए जाते हैं, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, तो गरीब बंदा तो इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता। तो उसके बाद आ जाता है राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। अब वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है, तो आप देखेंगे ज्यादातर गरीब लोगों को सरकारी जॉब्स नहीं मिल पाती। समझ की बात? क्यों क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वो अपने अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज है गरीब फैमिलीज में जो गवर्नमेंट जॉब में आ पाते हैं अपनी मेहनत की वजह से। बाकी ज्यादातर लोग नहीं आ पाते क्योंकि उनको अच्छी एजुकेशन ही नहीं मिली होती गरीबों को। समझ की बात? तो ऐसा किसका मानना है? कार्ल मार्क्स का मानना है। अ पुअर पर्सन इन द bourgeoisie स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट इन अ फ्री मैनर, नॉर कैन ही स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड गेट इलेक्टेड। ना ही वो अपनी वोट का इस्तेमाल अच्छा कर पाता क्योंकि वो पैसे के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, और ना ही वो इलेक्शन लड़ सकता क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। दस द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट इज दस हेल्ड बाय, दस नहीं पढ़ना था, शुरू से पढ़ता हूँ। द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट इज दस हेल्ड बाय द रिच पीपल इन दैट स्टेट। तो जो बुर्जुआजी स्टेट है उसमें जो सुप्रीम पावर है वो अमीरों के हाथ में ही होती है, गरीबों के हाथ में कुछ नहीं आता। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कैपिटलिस्ट स्टेट कैन बी एबॉलिश्ड ओनली थ्रू रेवोल्यूशनरी मीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ल मार्क्स को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए किया गया कि वो ये कहते थे कि अगर इस स्टेट को हटाना है तो भाई रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, मार काट करनी पड़ेगी। समझ की बात? तो बिना मार काट के बिना रेवोल्यूशन के ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, ये उन्होंने कहा था, जिसको बाद में काफी क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, कार्ल मार्क्स, द फादर ऑफ मार्क्सिज्म, had in one of his lectures stated that the socialism could be established in a capitalistic country like England and America through peaceful and unconstitutional means। ठीक है, वही उनका ये मानना था कि जो सोशलिज्म है कुड बी established, मतलब एस्टेब्लिश की जा सकती है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स फेवर द यूज ऑफ रेवोल्यूशनरी मेथड्स फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। जो कार्ल मार्क्स थे उनका ये मानना था कि पीसफुल तरीके से की जा सकती है। इवन जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स लाइक अमेरिका एंड इंग्लैंड है, उन स्टेट्स में भी पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को इस्तेमाल करके हम इस सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। बट जो लेटर मार्क्सिस्ट थे जैसे लेनिन वगैरह, उन्होंने जो है कहा
कि भाई ये बात नहीं चलेगी, ये तो हमें रेवोल्यूशन ही करना पड़ेगा, तभी हमें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, तभी ये सिस्टम कोलैप्स होगा, नहीं तो ये ऐसे कोलैप्स नहीं होगा। They asserted that the capitalist class cannot be deprived of the supreme power of the state through the use of constitutional means. They can be made to do so only through violent and revolutionary means. तो जो मार्क्सिस्ट के फॉलोअर्स थे, लेनिन और भी जो थे एंजल्स वगैरह, उन्होंने ये कहा था कि अगर मार्क्सिज्म को खत्म करना है तो हमें रेवोल्यूशनरी मीन्स ही अपनाने पड़ेंगे, जोर जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी, लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, तभी ये जो कैपिटलिज्म है या जो बुर्जुआजी स्टेट है ये खत्म होगी। समझ की बात? तो ये जो पॉइंट्स थे वो बुर्जुआजी स्टेट के पॉइंट थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ प्रोलिटेरियन स्टेट। अब इसमें वो पॉइंट्स आ जाएंगे कि भाई अगर रेवोल्यूशन करके हमने बुर्जुआजी स्टेट या कैपिटलिस्ट स्टेट को खत्म कर दिया, तो उसके बाद जो प्रोलिटेरियट्स का रूल आया, जो जो रूल्ड थे, मतलब जो लेबर क्लास थी, जब उनका रूल आया तो क्या क्या हुआ, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा लंबा हो रहा है लेक्चर, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मटेरियल भी तो ज्यादा है, ठीक है। द अल्टीमेट एम होना था यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ द मार्क्सिस्ट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। तो जो मार्क्सिस्ट थे उनका मेन मकसद क्या था कि स्टेटलेस सोसाइटी हो जाए, क्लासलेस सोसाइटी हो जाए, बट दे ओपाइन दैट such an order cannot be established immediately after the abolition या abolishment of the bourgeoisie state। तो वो ये कहते थे कि स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी एक टाइम पे, मगर एकदम से नहीं होगी। जो बुर्जुआजी स्टेट जैसे ही खत्म होगी वैसे इमीडिएटली क्लासलेस सोसाइटी या स्टेटलेस सोसाइटी नहीं आ पाएगी। दे देयरफॉर रिकमेंड दैट द वर्कर्स शुड फॉर अ ब्रीफ पीरियड वर्कर्स यहाँ पे शुड नहीं आना चाहिए था, workers for a brief period hold the supreme power of the state and establish the dictatorship of the proletariats। तो उनका ये मानना था कि जैसे ही ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम कोलैप्स करेगा, वैसे जो रूल्ड क्लास है, मतलब जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, जो लेबर क्लास है, वो पावर में आ जाएगी। मतलब रूल किसका हो जाएगा? अब जो लेबर क्लास है, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनका रूल आ जाएगा। समझ की बात? तो इस टाइप की स्टेट को उन्होंने प्रोलेटेरिएट स्टेट कहा था। The aim of this interim arrangement would be to crush the agents of capitalism and the enemies of the socialism। ठीक है, तो इस टाइप के जो इंटरिम, जो टेम्परेरी इंटरिम होता है, टेम्परेरी टाइप का जो अरेंजमेंट बना है, मतलब जो टेम्परेरी जो स्टेट बनी है, जो प्रोलेटेरिएट स्टेट है, इसमें मेन मकसद क्या होगा? जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के जो एजेंट है उनको क्रश करना, और जो सोशलिज्म के जो एनिमीज हैं, जो सोशलिस्ट को बुरा कहते हैं या जो सोशलिस्ट को खत्म करना चाहते हैं, सोशलिज्म को खत्म करना चाहते हैं, उनको खत्म करना। बोल बोल के मेरा गला बैठ गया। चलो फिर भी रुकूंगा नहीं मैं, आज ये पूरा टॉपिक खत्म करा के ही सांस लूंगा। The capitalists call such a state as a proletariat state whose main characteristics are given below। जो मैंने बोल दिया, कैपिटलिस्ट ये मार्क्सिस्ट है। द मार्क्सिस्ट कॉल सच अ स्टेट, मार्क्सिस्ट जो है ऐसी स्टेट को प्रोलेटेरिएट स्टेट कहते थे जिनका मेन मकसद यही है कि जो लेबर क्लास है उनका रूल लेके आना, जो गरीब लोग हैं उनका रूल लेके आना, और जो कैपिटलिस्ट है उनको क्रश करना। समझ की बात? इनमें अब फॉलोइंग फीचर्स है। नंबर 1, एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस। जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे अमीरों को, जो सहूलियत मिली हुई थी अमीरों को, उस सहूलियत को, उन फैसिलिटीज को, उन प्रिविलेजेस को खत्म करना। इन द प्रोलेटेरिएट इन द प्रोलेटेरिएट स्टेट द प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स एंड द अदर डिग्नेटरीज वुड बी एबॉलिश्ड। जो पहले जो रूलर्स थे उनकी जो भी प्रिविलेजेस थी, जो भी उनको मतलब सहूलतें और फैसिलिटीज दी थी, उसको खत्म करना। द judges and the state officials would be elected by the people, and if they did not discharge their duties faithfully they would be dismissed। तो जितने भी स्टेट ऑफिशियल्स हैं या जो जजेस हैं उनको कौन इलेक्ट करेगा? लोग इलेक्ट करेंगे, और अगर वो अपनी अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से नहीं निभाते तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है। नंबर 2, फेथ इन सोशलिज्म। इसमें ये जोर दिया गया है कि जो प्रोलिटेरिएट स्टेट है, जो लेबर क्लास वाली स्टेट है या जो पुअर पीपल है, जब उनका राज आ जाएगा तो सोशलिज्म के ऊपर फेथ माना जाएगा। सबको सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म के ऊपर फेथ करने को कहा जाएगा। द मार्क्सिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट द पीपल हैविंग फुल फेथ इन सोशलिज्म वुड बी रिक्रूटेड in the police, army, and other high administrative posts who will work to consolidate socialistic order and to finish the rudiment
ऑफ द कैपिटलिस्टिक ऑर्डर। सिंपल वर्ड्स में, वो लोग जिनका सोशलिज्म के ऊपर पूरा भरोसा है और सोशलिज्म के लिए फेथफुल हैं, उन्हीं लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाएगा, आर्मी में भर्ती किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में उन्हीं को रखा जाएगा, ताकि उनके थ्रू ही ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको क्रश किया जा सके। समझ गई बात? अब आपको तो पता ही है, जो भी सरकार आती है वो अपने बंदों को ही रखती है, ताकि उन्हीं की जो प्रिंसिपल्स हैं वो अच्छे रहें, और जो बाकी जो ऑपोजिशन वाले हैं उनको निकाल देती है या कोई ना कोई केस ठोक के डिसमिस करवा देती है। तो आपको पता ही है। समझ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, टू एस्टैब्लिश लेजिस्लेचर फॉर लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग के लिए एक लेजिस्लेचर बनाया जाएगा। समझ गई बात? वहीं पे लॉज पास होंगे। Legislatures for lawmaking would be established, whose membership would be constituted of the workers, peasants and the soldiers. एक लेजिस्लेचर बनाया जाएगा, एक पार्लियामेंट टाइप बनाया जाएगा, जहां पे जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन सी कम्युनिटी से आएंगे? वर्कर्स, पीजेंट्स मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वहां से आएंगे, सोल्जर्स से आएंगे, और एक पार्लियामेंट है, मतलब हर एक जो क्लास ऑफ द सोसाइटी है, हर एक जो वर्कर्स का तबका है, वहां से मेंबर्स चूज किए जाएंगे और वो रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, कानून को बनाएंगे। सच लेजिस्लेचर वुड आल्सो बी एस्टैब्लिश्ड बोथ एट द प्रोविंशियल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक प्रोविंशियल लेवल मतलब स्टेट लेवल पे भी, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पे भी ये जो लेजिस्लेचर्स हैं ये बनाई जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का हक किसी को नहीं दिया जाएगा। समझ की बात? जब इतने सालों से कैपिटलिस्ट राज कर रहे थे और जुल्म कर रहे थे गरीबों पे, तब जो कहते हैं कैपिटलिस्ट जो थे, वो भी तो गरीबों को दबा ही रहे थे ना, अपने अगेंस्ट नहीं करने दे रहे थे कुछ। जैसे ही गरीब जो है वो मतलब कोई वो क्या जलसा जुलूस निकालते थे या प्रोटेस्ट करते थे तो उनको मार दिया जाता था। सिमिलरली उन्होंने कहा कि भाई अब गरीबों का राज है, और अब ये जो सोशलिज्म है इसकी बुराई करने हम किसी को नहीं देंगे। समझ गई बात? तो वो भी ऐसे ही हो गए। इन सच अ प्रोलेटेरिएट स्टेट, नो इंडिविजुअल वुड बी गिवन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता सोशलिज्म के खिलाफ, एंड एक्सप्रेशन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना मतलब इम्पॉसिबल है, और गवर्नमेंट को जो भी क्रिटिसाइज करता था उसके खिलाफ एक्शंस हो जाते थे। ठीक है? तो प्रोलेटेरिएट स्टेट में ऐसा भी है। In other, on the other hand, the critiques of the proletariat state and socialism would be ruthlessly crushed. Simple words में, अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा प्रोलेटेरिएट स्टेट को, लेबर क्लास की स्टेट को कोई क्रिटिसाइज करेगा तो उसका बैंड बजा देंगे, उसको उठा के अंदर कर देंगे या मार देंगे, सिमिलर तरीके से जैसा कैपिटलिस्ट स्टेट में हुआ करता था। समझ गई बात? जब कैपिटलिस्ट स्टेट होती थी वो गरीबों के ऊपर जुल्म करते थे, अब जो गरीब हैं उनकी जो राज आ गया तो वो भी अपने खिलाफ किसी को बोलने की इजाजत नहीं देंगे। नेक्स्ट आ जाता है violence and suppression. The Marxists are of the opinion that violence and suppression will also prevail in the proletariat state, but its nature and aim would undergo a change. उनका ये मानना था कि जो प्रोलेटेरिएट स्टेट है उसके अंदर भी हमें वायलेंस और सप्रेशन देखनी पड़ सकती है, मगर उसका नेचर चेंज हो जाएगा। कैसे? इन दैट सोसाइटी वायलेंस एंड सप्रेशन वुड बी डायरेक्टेड ओनली अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ द सोशलिज्म। वो ये कहते थे कि सप्रेशन और वायलेंस सिर्फ सोशलिज्म के जो दुश्मन है, सोशलिस्ट सोसाइटी या सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो खिलाफ बात करते हैं, उन्हीं को सप्रेस किया जाएगा और उन्हीं के खिलाफ वायलेंस को इस्तेमाल किया जाएगा। समझ की बात? ट्रोटेस्की ये वो हुए हैं, पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं। ट्रोटेस्की हैज स्टेटेड the difference of the use of violence in a capitalist and the proletariat state. He said that Tsar's soldier killed the heroes and the advocates of socialism, whereas the soldiers of the proletariat state killed the feudal lords, nobles, and those army officials who try to bring back capitalism. तो ट्रोट्स्की ने ये कहा था कि जो कैपिटलिस्ट जो स्टेट और प्रोलेटेरिएट स्टेट है, इसमें एक फर्क था। जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो क्या करती थी, जो आपको पता है कि जो रशिया है उसमें पहले जो जार है, बोलने में हम जार कहते हैं और स्पेलिंग सी से शुरू होते हैं। ठीक है? जार जो हैं, जो वहाँ के जो कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने कई सदियां राज किया वहां पे रशिया में। उनका मेन मकसद क्या होता था? जो सोशलिस्ट आइडियाज उठाते थे उनको मार दिया जाता था। मगर जो प्रोलेटेरिएट स्टेट है, ये किनको मारते हैं या किनको पकड़ के अंदर करते हैं, जेलों में करते हैं? जो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, नोबेल्स हैं, या फिर जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, जो कैपिटलिस्ट को दोबारा लाना चाहते हैं या जो सोशलिज्म के खिलाफ है, इनके खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। We must recognize this difference
in the violence being used in capitalist and the proletariat state. हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो जुल्म है, ये जो सप्रेशन है या ये जो वायलेंस है, ये किसके खिलाफ यूज हो रही है। समझ की बात? एक दूसरे के खिलाफ ही यूज करेंगे, जो पावर में आएगा, जो उसका अपोजिशन होगा, उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता था इकोनॉमिक पॉलिसीज। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है? Immediately after the revolution, the electricity, railways, and the industries would come within the control of proletariat state. जैसे ही रेवोल्यूशन होता है और कैपिटलिस्ट सिस्टम कोलैप्स करता है और सोशलिस्ट सिस्टम आता है, वैसे ही उनके आते ही, सोशलिज्म के आते ही, जितने भी ये जो बड़े बड़े कारोबार हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रेलवेज हैं, ये सारे के सारे प्रोलेटेरिएट स्टेट के अंडर आ जाएंगे। मतलब ये सारे के सारे नेशनलाइज हो जाएंगे, ये सारे के सारे सरकार की प्रॉपर्टी बन जाएंगे। बैंक्स वुड बी नेशनलाइज। जो बैंक्स हैं उनको भी नेशनलाइज किया जाएगा। नेशनलाइज करना मतलब सरकार के हो जाएंगे। अब समझ के बात? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। Big trading and external trade would also come under the direct control of the proletariat state. जितने भी बड़े बड़े कारोबार हैं वो सब सरकार के हो जाएंगे, और जो फॉरेन ट्रेड है, जो एक्सटर्नल ट्रेड है, वो भी सरकार कंट्रोल करेगी। बिग फार्म हाउसेज एंड बिग फार्म हाउसेज एंड एस्टैब्लिशेस, जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स है, वुड कम अंडर द स्टेट प्रॉपर्टी, बट द स्मॉलर प्लॉट्स, जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब सरकार के अंडर आ जाएंगी, मगर जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, जो स्मॉल पीजेंट्स के या स्मॉल फार्मर्स के हैं, वो उन्हीं को दिए जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर सरकार कंट्रोल नहीं करेगी। एवरी इंडिविजुअल इज द इन द प्रोलेटेरिएट स्टेट शैल हैव टू डू सम वर्क बिकॉज ही हु शैल नॉट वर्क शैल नॉट ईट। जो ये जो प्रोलेटेरिएट स्टेट था, इसमें एक सिस्टम था कि जो काम करेगा उसको खाना मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जॉब की प्रोविजंस करवानी सोशलिज्म के अंदर या प्रोलेटेरिएट स्टेट के अंदर सरकार की जिम्मेदारी थी, और सरकार हर एक को काम भी देती थी। समझ के बाद नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन जो आ जाती है, पहली सिचुएशन क्या थी भाई? कैपिटलिस्ट स्टेट जो है उसका डोमिनेशन होना, मतलब बुर्जुआजी स्टेट। वो जब खत्म हुई रेवोल्यूशन के थ्रू, फिर आ गई भाई लेबर क्लास का रूल, मतलब जो प्रोलेटेरिएट स्टेट आ गई। अब तीसरी सिचुएशन जो कार्ल मार्क्स ने बताई थी कि ये आएगी, उसे हम कहते हैं स्टेटलेस सोसाइटी या सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी। तो ये थर्ड सिचुएशन है। नेचर ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी और सोशलिस्ट सोसाइटी, ये क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंजल्स इज ऑफ द व्यू दैट डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट और द प्रोलेटेरिएट स्टेट आर the transitional arrangements between the abolition of bourgeoisie state and the establishment of classless and stateless society। वो ये कहते थे जो प्रोलेटेरिएट जो स्टेट आई है, ये है एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट, मतलब एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मगर फाइनली क्या आना है? एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट आनी है जो कि क्लासलेस है एंड स्टेटलेस है। मतलब क्लासेस खत्म हो जाएंगी, अमीर गरीब के बीच में गैप खत्म हो जाएगा, स्टेटलेस स्टेट ही खत्म हो जाएगी। समझ की बात? इसको बुराई भी की गई है बाद में। आफ्टर द complete destruction of capitalism, all the classes in the state would be destroyed and the need for the state would not be felt। उनका ये मानना था कि जब सारी की सारी क्लासेस ही खत्म हो गई, जो क्लासलेस सोसाइटी बन गई, क्लासेस डिस्ट्रॉय हो गई, सारे बराबर आ गए, तो स्टेट की भी क्या जरूरत रही? स्टेट भी एंड में आके खत्म हो जाएगी। पीपल वुड डू देयर बिजनेस विदाउट एनी प्रेशर एंड रिप्रेशन। जो भी लोग हैं वो अपना जो भी काम करते हैं वो कर सकते हैं विदाउट प्रेशर, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, कोई रिप्रेशन नहीं होगा। समझ की बात? ईच इंडिविजुअल वुड देन वर्क विद द डिवोशन एंड ऑनेस्टी which will result into increased production। हर एक बंदा अपना जोर लगा के काम करेगा, अपना ऑनेस्टी से काम करेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू लेनिन, द होल of the society will have become one office and one factory with equal work and equal pay। लेनिन का ये कहना था कि सारी सोसाइटी एक बराबर हो जाएगी, एक ऑफिस की तरह हो जाएगी, एक फैक्ट्री की तरह हो जाएगी, और इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिलेगी। ठीक है, जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में नहीं मिलती थी। नो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन विल प्रिवेल इन सच अ स्टेट एंड नो क्राइम विल बी कमिटेड। तो उनका ये मानना था कि इस टाइप की स्टेट में कोई भी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं होगी, और कोई भी क्राइम सोसाइटी में नहीं रहेगा। देयर विल बी नो नीड ऑफ जेल्स एंड पुलिस। जो जेल्स और पुलिस है उसका कोई जरूरत नहीं रहेगी। द पीपल देमसेल्व्स विल टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक प्लेसेस एंड बिकॉज ऑफ सच अ सिचुएशन द स्टेट विल ग्रेजुअली विदर अवे। जो लोग हैं वो खुद जो है अपने आप से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे पब्लिक प्लेसेस की, और वो खुद ईमानदार हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, तो सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी, पुलिस वगैरह की जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसा उनका मानना था, जो बाद में काफी क्रिटिसाइज हुआ।
ठीक है, दिस व्यू, दिस स्टेट इज नेम्ड एज कंप्लीट डेमोक्रेसी। इस स्टेट को कंप्लीट डेमोक्रेसी कहा गया है एंजल्स के द्वारा, मतलब एंजल्स ने कहा था कि ऐसी सिचुएशन को कंप्लीट डेमोक्रेसी कहेंगे। फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो इस टाइप की सोसाइटी के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर वन, इट शेल बी क्लासलेस एंड स्टेटलेस। ये जो सोसाइटी है क्लासलेस होगी और स्टेटलेस होगी। विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, द वेरियस क्लासेस इन द सोसाइटी विल एंड। तो जैसे ही कैपिटलिस्ट सिस्टम कोलैप्स करेगा, खत्म होगा, तो जो क्लासेस हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो अमीर लोग हैं वो भी गरीब हो जाएंगे, मतलब क्लासलेस सोसाइटी टाइप हो जाएगी। आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द नीड ऑफ द स्टेट विल नॉट बी फेल्ट। जब भी ये जो क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, तब जो स्टेट की जो जरूरत है वो खत्म हो जाएगी। दस अ स्टेटलेस एंड अ क्लासलेस सोसाइटी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जब क्लासेस ही खत्म होगी तो फिर स्टेट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई क्राइम वगैरह भी नहीं हो रहा, तो एक सोसाइटी आ जाएगी। फिर जो फाइनल स्टेज होगी वो स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है पे अकॉर्डिंग टू नीड। इन द सोशलिस्ट सोसाइटी ईच इंडिविजुअल विल गेट पे अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। हर एक को तनख्वाह मिलेगी उसकी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। कार्ल मार्क्स से दैट फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, जो भी उसकी एबिलिटी है उस हिसाब से काम कराया जाएगा। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, और उसकी नीड्स के हिसाब से उसे जो है तनख्वाहें दी जाएंगी। इट विल बी द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी। ये जो सोशलिस्ट सोसाइटी है इसका बेसिक स्ट्रक्चर इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि हर एक से काम कराओ उसकी एबिलिटी के हिसाब से, और जितना उसकी जरूरत है उसके हिसाब से उसको तनख्वाहें बांटो। नेक्स्ट आ जाता है वॉलंटरी एसोसिएशन। द मार्क्सिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट after the end of the state as an association, people would create voluntary association which would regulate their lives. उनका ये मानना था जैसे ही स्टेट का खात्मा होगा वैसे ही लोग अपने आप से आपस में एक वॉलंटरी एसोसिएशन बनाएंगे ताकि वो अपनी जिंदगियों को चला सकें, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। Each individual will enjoy an equal rank in such associations. हर एक इंडिविजुअल का इक्वल रैंक होगा, ये नहीं होगा कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी के पास ज्यादा पावर है कम पावर है। नो डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो वुड एग्जिस्ट देयर। तो ऐसी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो हाई लो अमीर गरीब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा, सब बराबर होंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन सा करते हैं कि भाई ये होता क्या था। नेचर ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट क्या बोलते थे, मतलब ये तीन सिचुएशंस के बाद अगर आपको यहाँ से आ जाए डिस्कस द नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्क्सिस्ट सोसाइटी, अलग से क्वेश्चन आ जाए तो आप ये फॉलोइंग पॉइंट्स लिख सकते हैं। इनमें कंक्लूड किया गया है जो ऊपर वाली बातें उनको पॉइंट वाइज लिखा गया है कि आपको पेपर में किस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है। आफ्टर गोइंग थ्रू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्टेट गिवन बाय द मार्क्सिस्ट, वी कैन डिस्कस देयर व्यूज अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट इनटू फॉलोइंग हेडिंग्स। तो हम जो पहले जो तीन सिचुएशंस हैं उन्हीं को फॉलोइंग हेडिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेट इज अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टेट होती है वो एक क्लास ऑर्गेनाइजेशन होती है, अमीर ही रूल करते हैं और पूरा का पूरा अमीरों का सिस्टम होता है ये, और अमीर फुल कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को या बुर्जुआजी स्टेट को। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, इन एवरी पीरियड ऑफ हिस्ट्री द स्टेट हैज रिमेन्ड एज अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन and it has always protected the interest of the class which controls the production and means of production. इसमें यह बताया गया है कि मार्क्सिस्ट ये कहते थे कि जब से तारीख शुरू हुई है, हिस्ट्री शुरू हुई है, द स्टेट हैज रिमेन्ड, जो स्टेट है ये क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमीरों की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हमेशा अमीरों का इंटरेस्ट ही प्रोटेक्ट करते हैं, और अमीर वो लोग हैं जो प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक हैं। समझ की बात। According to Lenin, the state is nothing but the machine of suppression of one class by another. तो लेनिन का यही कहना था कि जो स्टेट है ये एक ऐसी मशीनरी है जिसमें हम एक क्लास जो है अमीर क्लास जो है वो गरीब क्लास को सप्रेस करती है, दबाती है, खत्म करने की कोशिश करती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, स्टेट इज नॉट अ नेचुरल एंड एथिकल इंस्टीट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया है, ठीक है। द फेमस ग्रीक थिंकर्स कंसिडर द स्टेट एज अ नेचुरल एंड एन एथिकल इंस्टीट्यूशन। जो फेमस ग्रीक थिंकर्स थे वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है और एथिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस नेचुरली एंड टू डेवलप द एथिकल वर्च्यूज ऑफ द इंडिविजुअल इज द पर्पस ऑफ द स्टेट। वो ये मानते थे कि जो इंसान है पहले स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, और जो स्टेट है वो नेचुरली आई है, और स्टेट का मेन काम ये है कि भाई लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, लोगों की वेलफेयर करेगी, वगैरह वगैरह, एथिकल काम करेगी। बट मार्क्सिस्ट डू नॉट एग्री विद देयर व्यू पॉइंट। मार्क्स इस व्यू पॉइंट को नहीं मानता था। वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि अकॉर्डिंग टू देम द स्टेट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास एंड हाउ
such an institution can be accepted as an ethical and natural institution. वो ये कहते थे कि जब सरकार का मेन काम ही अमीरों को प्रोटेक्ट करना है, गरीबों को सरकार पूछती नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार एथिकल और नेचुरल कैसे हो सकती है? क्योंकि सरकार तो अमीरों ने बनाई है और अमीरों ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है। समझ गए बात? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर बाय द रिच। तो उनका मानना था कि ये स्टेट इसलिए बनाई गई है ताकि अमीर लोग गरीब को एक्सप्लॉयट कर सकें। ठीक है? क्योंकि सारे रूल्स तो गरीब ही मानते हैं, अमीरों के लिए तो कोई रूल्स नहीं होते। ऐसा उनका मानना था। ठीक है? क्लास एंटागनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। वो ये कहते थे स्टेट की ओरिजिन का मेन जो रीजन है वो क्या है, मेन वजह क्या है? क्लास एंटागनिज्म, मतलब रेगुलर कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है अमीरों के और गरीबों के बीच में, इस वजह से जो स्टेट है वो पैदा हुई है, इस वजह से जो स्टेट है उसका ओरिजिन हुआ है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ क्लास एंटागनिज्म, मतलब क्लास स्ट्रगल इन द एंशियंट टाइम when the private property had not come into existence, then the state was also not there. पुराने जमाने में कहा गया था कि पुराने टाइम में जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई वो नहीं था, चाल चलन, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तब स्टेट भी नहीं थी। ठीक है? बट एज सुन एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस, द सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस विद द एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, द डिवीजन बिकम मोर डीप। उन्होंने ये कहा था जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी आई वैसी ही स्टेट्स आ गई, वैसी क्लासेस आ गई, अमीर गरीब आ गए, क्योंकि अमीरों के पास तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, गरीबों के पास नहीं थी, तो सोसाइटी लगातार डिवाइड हो गई। One class had control over production and means of production, whereas the other class was without property. एक जो क्लास थी उनके पास प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ये सारे के सारे जमीनें जायदादें थी, और दूसरी जो क्लास थी, जो गरीब क्लास थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। समझ के बात? द सेकेंड क्लास यूज टू सेल देयर लेबर एंड विद दैट मनी इट यूज टू फुलफिल इट्स वेरियस नीड्स। जो अमीर क्लास है वो तो कुछ नहीं करते, उनके पास तो एसेट्स बहुत ज्यादा है, और जो सेकेंड क्लास है, जो गरीब क्लास है, वो अपनी लेबर को बेचते थे, और जो अपनी मिनिमम नीड्स हैं लेबर को बेच के पूरी करते थे, अपनी मजदूरी करते थे, सिंपल वर्ड्स में मजदूरी करते थे। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय द प्रॉपर्टाइड क्लास। प्रॉपर्टीड क्लास बेसिकली अमीर क्लास को कहा जाता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स इंटरेस्ट। तो स्टेट आई है, जो प्रॉपर्टीड क्लास है उसने बनाई है, मतलब कैपिटलिस्ट ने बनाई है, और अपने जो इंटरेस्ट है उन्हीं को सेफ गार्ड करने के लिए बनाई है। दिस वे द क्लास एंटागनिज्म इन द सोसाइटी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो इस वजह से जो अमीरों और गरीबों के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, इसी वजह से जो है स्टेट जो है बॉर्न होती है। कौन सी स्टेट? बुर्जुआजी स्टेट। समझिए बात? स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। उनका ये मानना था, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ क्लास डिवीजन। जो स्टेट है वो क्यों आई है? क्योंकि क्लास डिवीजन है। क्लास डिवीजन मतलब अमीर गरीब। येट द क्लास डिवीजन इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी प्रोसेस। अब ये जो क्लास डिवीजन है, ये लॉन्ग एवोल्यूशनरी प्रोसेस का जो है ये रिजल्ट है। सिंपल वर्ड्स में, पुराने जमाने से चलता आ रहा है, किसी ने प्रॉपर्टी इकट्ठी करते रहे, ऐसे करते करते वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए, और कईयों से प्रॉपर्टी छीनी जाने लगी, और वो ऐसे करते करते गरीब हो गए। ठीक है? ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये बताया गया है। देयरफॉर द स्टेट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। वही बात दोबारा, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, in the ancient period there was nothing like private property and this was the age of primitive communism. तो पुराने जमाने में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का इंस्टीट्यूशन नहीं था, उस सिचुएशन को उन्होंने प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहा है। But gradually, with the development of institution of private property, the society got divided into two classes. But जैसे ही ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये इंस्टीट्यूशन आया, प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, तो वैसे वैसे ही जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बंट गई। द propertied class, for the protection of their interest, felt the need of the state, as a result of which the state came into existence. जो अमीर क्लास थी, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टीड क्लास, उन्होंने सोचा कि यार अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। तो इसलिए स्टेट की जो नीड है वो फेल्ट की गई, स्टेट की जो जरूरत है वो मतलब महसूस की गई, तो उन्होंने स्टेट को जन्म दिया, उन्होंने स्टेट को पैदा किया। समझ की बात? फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, स्टेट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। जो स्टेट है वो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, गरीबों को पूछता नहीं, इसमें ये चीज बताई गई है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, द क्लास which has control over production and means of production has control over the state and the state protects the interest of this class only. मार्क्सिस्ट का ये मानना था कि जो अमीर क्लास है, जो प्रोडक्शन एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक
जो बड़े-बड़े सरमाएदार कह सकते हो, बड़े-बड़े पूंजीवाद कह सकते हो, वो स्टेट को कंट्रोल करते हैं और स्टेट बनी इसलिए ताकि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, इन द कैपिटलिस्ट स्टेट द स्टेट पावर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रिच, जो है अमीर है वही स्टेट की पावर को एंजॉय करते हैं और कंट्रोल करते हैं। बट व्हेन द प्रोलिटेरिएट क्लास will be able to establish the dictatorship of the proletariat, then uh, to establish the dictatorship of the proletariat, then they will make use of state power to crush the capitalist class, and the state will protect the interest of the proletariat. तो इन्होंने ये कहा है कि शुरुआत में जो बुर्जुआजी स्टेट होगा उसमें तो कैपिटलिस्ट रूल चलेगा, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी सारी की सारी पावर उनके पास होगी। बट व्हेन द प्रोलिटेरिएट क्लास विल बी एबल टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, जब भी ये जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, जो मजदूरों की क्लास है, गरीबों की क्लास है, वो जैसे ही जो है अपना रेवोल्यूशन के थ्रू जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को खत्म करके, कैपिटलिस्ट स्टेट को खत्म करके जो है प्रोलिटेरिएट स्टेट लेके आएगी, वैसे ही सारी की सारी स्टेट पावर, सरकार की पावर जो है वो प्रोलिटेरिएट्स या फिर जो लेबर क्लास है, पुअर क्लास है, उनके हाथ में आ जाएगी। और वो क्या करेंगे, जो कैपिटलिस्ट क्लास के जो कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम के जो फेवर करने वाले लोग हैं उनको क्रश कर देगी। समझ गई बात? और किनकी इंटरेस्ट को देखेगी? प्रोलिटेरिएट के इंटरेस्ट को देखेगी, मतलब गरीबों के इंटरेस्ट को देखेगी। इन ब्रीफ वी कैन से दैट स्टेट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, वेदर इट इज द रूलिंग क्लास ऑफ द रिच और ऑफ द पुअर। समझ के बाद वो कहते थे कि भाई जो स्टेट है वो इंटरेस्ट किसके इंटरेस्ट को देखती है? रूलिंग क्लास के। अब रूलिंग क्लास अगर कैपिटलिस्ट है तो वो उसके इंटरेस्ट को देखेगी, और अगर प्रोलिटेरिएट्स हैं तो वो उनके इंटरेस्ट को देखेगी, तो दूसरों के इंटरेस्ट को नहीं देखेगी। समझ गए बात? तो सरकार जो है, जब सरकार बनती है तो जिनकी सरकार होती है वो अपने बंदों को ही देखते हैं, दूसरों को नहीं देखते। कंक्लूजन ये है। नेक्स्ट आ जाता है, स्टेट इज आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। स्टेट क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आप एन लिख सकते हो, स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। इसकी भी बहुत बुराई हुई है कि आर्टिफिशियल थोड़ी ना, इसकी बुराई करेंगे, अभी क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, द स्टेट is not a natural institution. According to them, it is an artificial institution which come into existence at a particular stage of social development when the capitalist start felt the need of it for the protection of their interest. तो उन्होंने कहा स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसा कि ग्रीक थिंकर्स कहते थे कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, वो कुदरती आया है। ये कहते हैं ना भाई ना, कुदरती कुछ नहीं आया, ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। ये किस लिए आया? ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जब वो अमीर होते गए, जो लोग अमीर होते गए, जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से काफी प्रॉपर्टीज आ गई, तो उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेट है उसका ओरिजिन उनको ओरिजिनेट किया, स्टेट को ओरिजिनेट किया, ताकि उनके इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्ड हो सके। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, द स्टेट वाज अ क्लास इंस्टीट्यूशन एंड was the result of class struggle। तो जो बार बार बोल रहा हूँ यही बात, जो स्टेट है वो एक क्लास इंस्टीट्यूशन है, अमीर कंट्रोल करते हैं, और जो क्लास स्ट्रगल है वो भी स्टेट की वजह से ही है। ठीक है, क्लास स्ट्रगल की वजह से, अमीर गरीब के बीच में जो स्ट्रगल हो रहा है, इसी की वजह से ये जो बुर्जुआजी स्टेट है ये एग्जिस्ट करता है। व्हेन द सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू टू एंटागोनिस्टिक क्लासेस, देन द रिच क्लास फेल्ट द नीड ऑफ द स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट, एंड देन दे क्रिएटेड स्टेट। वही बात, जब जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बढ़ गई, अमीर गरीब, तो जो अमीर थे उन्होंने सोचा कि भाई अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्टेट बनानी चाहिए, स्टेट को क्रिएट करना चाहिए। सो द स्टेट इज नॉट अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, रेदर इट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो मैन मेड इंस्टीट्यूशन है। समझ के बात? उसके बाद आ जाता है, स्टेट इज अ मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, स्टेट इज अ मीन्स एंड द स्टेट which had control over the state power made use of it for the promotion and protection of their interest। तो सिंपल वर्ड में, स्टेट एक मीन्स है, स्टेट एक जरिया है, स्टेट के थ्रू, स्टेट पावर के थ्रू जो रूलिंग स्टेट है उसके काम, जो रूलिंग जो क्लास है वो अपने काम कराएगी, और जो रूलिंग क्लास के जो अपोजिट क्लास है उसको मतलब क्रश करने की कोशिश करेगी। इन कैपिटलिस्ट स्टेट द स्टेट पावर वुड बी यूज्ड बाय द रिच। जो कैपिटलिस्ट स्टेट है उसमें स्टेट पावर को जो है कौन इस्तेमाल करता है? अमीर लोग, कैपिटलिस्ट लोग। बट इन द प्रोलिटेरिएट स्टेट द स्टेट पावर वुड बी यूज्ड बाय प्रोलिटेरियन क्लास फॉर द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टार्ट। तो ये कैपिटलिस्ट क्लास, ये बताया गया कि जब कैपिटलिस्ट स्टेट होती थी तो स्टेट पावर किसके हाथ में थी? रिच के हाथ में थी, और वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करते थे। मगर जो जब प्रोलिटेरिएट, जो गरीब लोगों की सरकारें बन गई, तो वो जो कैपिटलिस्ट के जो फेवर में जाते थे, कैपिटलिस्ट के जो प्रोटेक्शन में जाते थे, उनको डिस्ट्रक्शन करने के लिए जो गरीब
जो गरीबों की सरकार है वो काम करेगी। बेसिकली जब भी प्रोलेटेरिएट स्टेट होगी तो वो जो कैपिटलिस्ट को क्रश करने के लिए जाएगी, ठीक है। द मार्क्सिस्ट देयरफॉर नेवर पुट द स्टेट अबव द मैन, rather they are in the favor of sacrificing of the state at the cost of social interest। वो ये कहते थे कि भाई जो स्टेट है वो इंसान से ऊपर नहीं है, ठीक है। और वो ये भी कह देते थे कि स्टेट को सेक्रीफाइस कर सकते हैं इंसान के लिए, समझ गए बात, सोशल इंटरेस्ट के लिए। अगर सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए सरकार को भी, जो स्टेट है उसको भी जो है मतलब सेक्रीफाइस किया जा सकता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस इंसान को दी rather than the state। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, स्टेट कैन नॉट क्रिएट यूनिटी एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। सरकार जो है या स्टेट जो है वो जबरदस्ती हार्मनी या यूनिटी नहीं बना सकती सोसाइटी के अंदर, समझ गए बात। अपोजिट टू द लिबरलिस्ट्स, the Marxists believe that the state cannot create unity and harmony in the society। लिबरलिस्ट मानते थे कि सरकार होनी चाहिए, सरकार यूनिटी एंड हार्मनी बना के रखती है, ऐसा लिबरलिस्ट जो थे लोग उनका मानना था। मगर जो मार्क्सिस्ट है उसका ऐसा मानना नहीं था। दे बिलीव दैट द स्टेट came into existence for the protection of class interest, and it protects the interest of the class which has control over the state power। उनका ये मानना था कि जो स्टेट है ये जो अमीर क्लास है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ही है, अपने जो रूलिंग क्लास है उसकी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करेगी, और स्टेट पावर को कंट्रोल करके जो दूसरी क्लास है उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, सिंपल वर्ड्स में। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द स्टेट इज अ क्लास इंस्टीट्यूशन, स्टेट एक क्लास इंस्टीट्यूशन है। So the state which itself is a class institution, how it can create unity and harmony in the society। अगर सरकार अमीर ही चला रहे हैं, अमीरों का रूल चल रहा है, तो वो यूनिटी क्यों करेंगे? तो यूनिटी या हार्मनी तो आएगा नहीं, क्योंकि अमीर सरकार चलाते हैं, अमीरों का ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं और गरीब गरीब रह जाते हैं, समझिए बात। तो फिर यूनिटी की बात कहाँ से आ गई? नेक्स्ट है, फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है उसका मेन बेस है फोर्स, मतलब जोर जबरदस्ती, कोर्शन का इस्तेमाल करना, ताकि जो दूसरी क्लास है उसकी ऐसी की तैसी हो जाए, ठीक है। जब कैपिटलिस्ट रूल होता है तो वो गरीबों के ऊपर राज करते हैं, और जो जब प्रोलेटेरिएट रूल आ जाता है तो वो जो कैपिटलिस्ट की फेवर करते हैं वो उनको क्रश कर देते हैं, समझ की बात। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द फोर्स नॉट विल is the basis of the state, and according to them the state is a power institution। तो जो फोर्स है वो जो है मेन बेस है, विल बेस नहीं है। विल मतलब मर्जी नहीं देखी जाएगी, फोर्स का इस्तेमाल करके जो है जो रूलिंग क्लास है वो फोर्स का इस्तेमाल करके जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो लेबर क्लास है, उसको कुचलने की कोशिश करेगी। According to Karl Marx, the state is based on force, and with the use of power, it tries to maintain the prevalent social, economic and political structure। अब इन्होंने ये कहा था कि जो फोर्स है वो मेन बेसिस होता है हर एक जो स्टेट है, जो रूलिंग क्लास है उसके पास, और वो क्या करती है, अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके जो सिस्टम है उसको प्रिवेल करने की कोशिश करती है, ऐसे सिस्टम को बनाती है जो उसको फेवर करे। मतलब ऐसा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रिवेल करने की कोशिश करती है जो उसको फेवर करेगा। मतलब अमीरों को जिस टाइप का सिस्टम फेवर करेगा उस टाइप के सिस्टम को वो मतलब एनफोर्स करेंगे गरीबों के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्टेट पावर। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द जेल्स, पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस एटसेट्रा आर द सिंबल्स ऑफ स्टेट पावर, and with their use it crushes the poor and protects the interest of the rich। मार्क्सिस्ट का ये मानना था कि जो जेलें हैं या जो पुलिस है या जो आर्म्ड फोर्सेस है, इनका मेन मकसद है कि मतलब जो गरीब गरीब है उनको क्रश करना और प्रोटेक्ट करना, किसको, रिच की जो प्रॉपर्टीज है उनको प्रोटेक्ट करना। क्योंकि गरीबों के पास तो इतनी भी क्या प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं होता गरीबों के पास, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम नहीं करते। मार्क्सिस्ट का ये मानना था कि ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट मशीनरी है ये कैपिटलिस्ट स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। बट व्हेन द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट गेट्स एस्टैब्लिश्ड, देन द स्टेट पावर शैल बी यूज्ड टू क्रश द रूडिमेंट ऑफ द कैपिटलिज्म। बट जब भी उनका ये मानना था, जब भी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आएगी तो वो भी स्टेट पावर को इस्तेमाल करके कैपिटलिज्म को क्रश करेगी, समझिए बात। नेक्स्ट आ जाता है, वेलफेयर स्टेट इज अ मींस टू सेव द कैपिटलिस्ट ऑर्डर। वो ये कहते थे कि वेलफेयर स्टेट का सहारा लिया जाता है ताकि वेलफेयर के नाम पे मतलब स्टेट ऑर्डर को, मतलब कैपिटलिस्ट ऑर्डर को जो है वो सेव करने की कोशिश करते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, there is no doubt that in capitalistic order the state does some welfare function। state कुछ ना कुछ welfare function तो करती है, but the objective of these welfare function is not the welfare of general public, rather these functions are done to maintain capitalistic order and pacify those who oppose it। मतलब ये जो कैपिटलिस्टिक जो
सिस्टम होता है, कैपिटलिस्टिक स्टेट है, ये थोड़ी बहुत वेलफेयर करती है। वेलफेयर भी इस हिसाब से करती है कि बजट में ऐसी चीजें रख लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, गरीबों को ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ठीक है, मेयरली आई वॉश करने के लिए। मगर असल में जो पॉलिसीज बनाती है सरकार, उनका बेनिफिट जो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्टिक हाउसेज हैं या फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं को इन चीजों का फायदा होता है। असल में गरीब को कोई फायदा नहीं होता। तो थोड़ा बहुत वेलफेयर तो करती है, मगर जो वेलफेयर होता है वो मेयरली एंड आई वॉश होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, अ न्यू कॉन्शियसनेस emerges among the poor, and they accept that the capitalist order is the root cause of all the problems, and they get organized to overthrow it. जैसे जैसे सोशल रेवोल्यूशन आएगा, वैसे वैसे एक नई कॉन्शियसनेस आ जाएगी लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में। गला बैठ गया, ये लंबा लेक्चर हो गया काफी। कोई नहीं, शुरू करते हैं, खत्म तो करना ही है। तो एक नई कॉन्शियसनेस आ जाएगी लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, जिससे उनको पता लग जाएगा कि जो कैपिटलिस्टिक ऑर्डर है यही मेन वजह है उनकी प्रॉब्लम्स की। जैसे उनको ये पता लगेगा, टू काम डाउन द एंगर ऑफ द वर्किंग क्लास, ये जो वर्किंग क्लास है इसका एंगर को, गुस्से को खत्म करने के लिए द कैपिटलिस्टिक स्टेट डज सम वेलफेयर फंक्शंस, बट द पर्पज ऑफ ऑल दिस इज टू प्रोटेक्ट द कैपिटलिस्टिक ऑर्डर। तो बेसिकली थोड़े बहुत वेलफेयर के काम करेंगे, सिलेंडर फ्री में बांट देंगे, थोड़ा बहुत राशन भी दे सकते हैं, मगर मेन मकसद होता है कि जो उनका जो राज है वो बना रहे। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है, स्टेट इज अ टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन एंड इट शेल वीदर अवे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने वाला पॉइंट है ये, कि जो स्टेट है ये एक टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन है, और जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता रहेगा स्टेट भी वीदर अवे हो जाएगी। According to Marxists, the state is a class institution and it shall exist so long as classes exist. तो जो स्टेट है ये क्लास इंस्टीट्यूशन है, जैसे जैसे क्लास एग्जिस्ट करेंगी वैसे ही स्टेट एग्जिस्ट करेगा। क्लासेस खत्म हो गई मतलब सब में बराबरी आ गई, तो ये समझो ये जो स्टेट है वो भी खत्म हो जाएगी। When the classes come to end, जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी, then there will be no need of the state। जब क्लासेस खत्म तो स्टेट की जरूरत खत्म हो जाएगी। This way, the state is a unnecessary institution and it shall gradually wither away। तो इस हिसाब से देखें तो स्टेट एक अननेसेसरी इंस्टीट्यूशन हो जाता है, क्योंकि जब क्लासेस ही नहीं रही तो पंगे ही नहीं पड़ेंगे, कोई कन्फ्लिक्ट से नहीं पड़ेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा जो ये पूरा का पूरा स्टेट है। The final goal of Marxists is to establish a classless and stateless society to which Engels gave the name a complete democracy। तो जो फाइनल स्टेज है स्टेट की, वो खात्मे की स्टेज है, और इसमें क्लासलेस स्टेट बन जाएगी, और एंजल्स ने इसको जो नाम दिया था वो नाम दिया था कंप्लीट डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो वो मानते थे कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो कंप्लीट डेमोक्रेसी हो जाएगी। इन दिस सिस्टम एवरीबडी शेल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड विल गेट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। हर एक बंदा अपने हिसाब से काम करेगा और अपनी नीड्स के हिसाब से उसे तनख्वाहें मिलेंगी और जरूरतें मिलेंगी, जरूरतों के लिए पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स दिस स्टेज मे बी कॉल्ड सोशलिस्टिक स्टेज। तो ऐसी स्टेट, जो ऐसी सिचुएशन को उन्होंने माना है कि सोशलिस्टिक स्टेट बन जाएगी। समझ गई बात। बोल बोल के मेरा गला बैठ गया, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। अब हम इसकी बुराइयां करते हैं कि जो ये जो मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट है, क्या ये इतना अच्छा है? इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको पता है हर एक थ्योरी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म, स्टेट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल अलोन। पूरी थ्योरी में एक ही बात की गई, अमीर गरीब के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, इस वजह से स्टेट आई है। तो और भी कई वजह हो सकती है। क्लास स्ट्रगल इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, मेनी अदर फैक्टर्स नेमली ब्लड रिलेशन। स्टेट का ओरिजिन ब्लड रिलेशन से भी आ सकता है, रिलीजन को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं तो भी आ सकता है, सोशल नेचर ऑफ इंडिविजुअल, इंसान की जो सामाजिक नेचर है, इस वजह से भी स्टेट का ओरिजिन हुआ है। फोर्स एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हैव आल्सो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन द इमरजेंस ऑफ स्टेट। तो जो फोर्स है और जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से स्टेट आई है, सिर्फ स्टेट अमीरों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं आई। Thus, the Marxist viewpoint that the state is the outcome of the class struggle alone is not correct। तो जो स्टेट, जो मार्क्सिस्ट कहते थे कि भाई सिर्फ
क्लास स्ट्रगल है, इसी वजह से स्टेट आई है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। कई वजह हैं जिसकी वजह से स्टेट ओरिजिनेट करती है, ओरिजिन होता है, स्टेट पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेट डज नॉट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर क्लास। जो स्टेट है वो सिर्फ अमीरों की फेवर ही नहीं करती, थोड़ी बहुत गरीबों की भी तो करती है ना। अगर ये कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं करती, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, समझ गए बात? तो बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म भी नहीं है। The Marxists' contention that the state invariably promotes the interest of only ruling class is also not correct. सिर्फ ruling class को protect करेगी ऐसा भी सही नहीं है। The contemporary state जो आजकल state चल रही है is an institution of the public welfare which promotes the interest of each class in the state. जो आजकल वेलफेयर स्टेट चल रही है वो जितनी भी क्लासेस हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, सिर्फ अमीरों के इंटरेस्ट को ही नहीं देखती। द स्पिरिट ऑफ पब्लिक वेलफेयर हैज बिकम सो पॉपुलर दैट ईच स्टेट एंडेवर्स टू बिकम अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। ये जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक वेलफेयर है, ये इतना ज्यादा कंसेप्ट पॉपुलर हो चुका है कि आजकल जो भी कैपिटलिस्टिक सिस्टम भी थे, अमेरिका, यूके वगैरह, वो भी यही सोचते हैं कि भाई हम भी वेलफेयर स्टेट ही बन जाएं। A welfare state provides educational and sanitary facilities, water, electricity and transport and communication, old age pension and the public entertainment etc. to the people. तो वेलफेयर स्टेट वो स्टेट है वो जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर फंक्शंस प्रोवाइड करती है। तो आजकल की स्टेट्स जो हैं वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि भाई जो स्टेट है वो सिर्फ रूलिंग क्लास के जो इंटरेस्ट है उन्हीं को प्रोटेक्ट करती है। समझ के बात? नेक्स्ट आ जाता है स्टेट इज नॉट एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो है वो कोई आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो मार्क्स थे उनका मानना था आर्टिफिशियल। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट्स द स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन मेड बाय द रिच पीपल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। मार्क्सिस्ट का ये मानना था कि भाई जो अमीरों ने स्टेट बनाई है और वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उसी को बचाने के लिए स्टेट को पैदा करते हैं। तो स्टेट तो इंसान ने पैदा की, तो ये तो आर्टिफिशियल है, नेचुरल तो हुई नहीं। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट व्यू पॉइंट। The state is a natural institution and various factors like human nature, blood relations, religion, magic, force, and economic welfare and political consciousness, etc. have played an important role in the evolution of the state. तो स्टेट को इवॉल्व करने में ये जो फैक्टर्स मैंने अभी बताए हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल है, और सिर्फ यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भाई अमीरों ने स्टेट बनाई ताकि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। Besides this, the nature of the state keeps on changing from time to time and the present day state is a democratic welfare state. तो इसके अलावा जो स्टेट है वो लगातार चेंज होती रहती है, और जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट्स का। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अमीरों की जो है फेवर करती है स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेटलेस सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। जो थर्ड सिचुएशन थी कि क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी, मार्क्सिस्ट जो है, मार्क्सिस्ट के जो फॉलोअर्स हैं और जो मार्क्स हैं उन्होंने कहा था कि स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, ये भी अनरियलिस्टिक बात है। ठीक है, इसके अंदर आपने पेपर में क्या लिखना है? द मार्क्सिस्ट्स talk about the establishment of stateless society and they believe that when there will be no classes left in the state will automatically wither away. जो मार्क्सिस्ट थे उनका ये मानना था जब हमारे क्लासेस नहीं रहेंगी, जब क्लास डिफरेंस खत्म हो जाएगा, जब क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी तो स्टेट का काम खत्म हो जाएगा, तो स्टेट अपने आप ही खत्म हो जाएगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली विदर अवे हो जाएगी। बट दिस व्यू पॉइंट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। ये तो सिर्फ अपनी वो जो इमेजिनेशन की हुई है, वो मतलब सिर्फ अपनी सोचें लड़ाई हुई हैं उन्होंने, क्योंकि स्टेट तो अभी तक खत्म नहीं ना हुई। इट इज द फैक्ट दैट नोवेयर इन द वर्ल्ड द क्लासेस हैव कम टू एन एंड। किसी भी देश में देख लें, क्लासेस खत्म होगी क्या? अमीर गरीब का डिफरेंस खत्म हो गया क्या? नहीं ना खत्म होगा। सिमिलरली नोवेयर इन द वर्ल्ड स्टेट हैज कम टू एन एंड। कहीं भी देखा जाए तो स्टेट तो खत्म हुई नहीं। द स्टेट इज essential to establish internal and external peace as no other association can do this function. स्टेट काफी जरूरी है इंटरनल पीस के लिए भी और एक्सटर्नल पीस के लिए भी, अपने आप को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करने के लिए कि बाहर से कोई हमला ना कर दे। और कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है विद इन द स्टेट जो ये काम कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द प्रेजेंट स्टेट एस्टैब्लिशेस रिकॉन्सिलिएशन अमंग द अपोजिट इंटरेस्ट एंड दिस वे मेंटेन सोशल हार्मनी। जो प्रेजेंट स्टेट है, बजाय इसमें कि वो क्लासेस के बीच में लड़ाइयां डाले, कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करे, वो उनको रिकॉन्साइल करने की कोशिश करती है, उनमें जो है वो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश करती है, उनमें यूनिटी बनाने की कोशिश करती है। इट इज क्वाइट एविडेंट that the communist states like former Soviet Union and present day China have not been able to end the institution of the state. Basically,
अगर हम देखें तो सोवियत यूनियन है या जो चाइना है, वो भी स्टेट को खत्म नहीं कर पाई। जो सबसे बड़े स्टेट को ये जो कार्ल मार्क्स या मार्क्सिस्ट को मानने वाले हैं, वो भी स्टेट को खत्म नहीं कर पाए। चाइना थोड़ी ना खत्म हो गया। अगर मार्क्सिज्म के हिसाब से चलते तो चाइना खत्म हो जाता, यूएसएसआर खत्म हो जाता, मगर खत्म थोड़ी ना हुआ है। तो स्टेट्स थोड़ी ना खत्म होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, मार्क्सिस्ट विजन ऑफ न्यू सोसाइटी इज नॉट रियल। द मार्क्सिस्ट पिक्चर ऑफ न्यू सोसाइटी इज फार फ्रॉम रियलिटी। कैसे? अ सोसाइटी विद मोस्ट impartial justice, absolute liberty, and equality, with least amount of exploitation, and the individual getting pay according to his needs, is possible ओनली इन द ड्रीम वर्ल्ड। बेसिकली वो ये कहते थे कि अमीर गरीब में एकदम खात्मा हो जाएगा, इम्पार्शियल जस्टिस होगा, एब्सोल्यूट लिबर्टीज होगी और सब बराबर होंगे और किसी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, सबको तनख्वाहें बराबर मिलेंगी। ऐसा तो भाई सपनों में ही हो सकता है। ठीक है, तो बताया कि जो इनके जो विजन्स हैं मार्क्सिज्म के, वो नई सोसाइटी पे अप्लाई नहीं हो पाते। नेक्स्ट है, एबोलिशन ऑफ कैपिटलिस्ट क्लासेस हैज गिवन बर्थ टू न्यू रूलिंग क्लास। अब उन्होंने ये तो कह दिया कि भाई बुर्जुआजी स्टेट जो कि कैपिटलिस्ट स्टेट थी उसको खत्म करके भाई प्रोलेटेरिएट का रूल ले आए। जब प्रोलेटेरिएट रूल करेगी वो भी तो रूलिंग क्लास बन जाएगी, वो भी तो अमीर बन जाएगी। समझ गई ना बात? द क्रिटिक्स ऑफ द मार्क्सियन थ्योरी asserts that the stateless society cannot be formed immediately after the end of the capitalist class। तो ये मानते थे क्रिटिक्स कि भाई जैसे कैपिटलिस्ट जो क्लास है उसका रूल खत्म हुआ तो इमीडिएटली स्टेटलेस सोसाइटी नहीं आएगी। द socialistic countries in a new ruling class enjoying privileges has come into existence। मतलब सोशलिस्टिक सिस्टम आ जाएगा, एक नई रूलिंग क्लास आ जाएगी जो कि जो पहले गरीब लोग थे, जो प्रोलेटेरिएट थे, उनकी सरकार आ जाएगी। समझ के बात? हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड अदर ऑफिशियल्स एंजॉय प्रिविलेजेस इन सच सोसाइटी। अब ऐसी सोसाइटी में जो प्रोलेटेरिएट स्टेट है उसमें क्या होगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कंट्रोल करेंगे। जो बड़े बड़े कम्युनिस्ट पार्टी को फेवर करने वाले लोग हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन जाएंगे, तो वो लोग अमीर हो जाएंगे और जो बाकी क्लास है वो गरीब हो जाएगी। दस द ओल्ड क्लासेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। तो जो ओल्ड क्लासेस है वो खत्म हो जाएगी और अब न्यू क्लासेस आ जाएंगी। जो गरीब थे अब वो अमीरों की जगह आ जाएंगे और अमीर गरीब हो जाएंगे, तो क्लास स्ट्रगल तो वैसे का वैसे ही रहा। समझ की बात? नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रेदर अ मींस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। मार्क्सिस्ट का ये मानना था कि स्टेट हमेशा एक्सप्लॉइट करती है गरीब को, और स्टेट बनी इसलिए एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, और पब्लिक वेलफेयर का कोई काम नहीं करती, थोड़ा बहुत काम कर लेती है और वो काम भी अल्टीमेटली अमीरों को ही फायदा पहुंचाता है। मार्क्सिस्ट consider that the state is an instrument of exploitation in the hands of ruling class। कि ruling class के हाथ में पावर है, वो एक्सप्लॉइट करते हैं स्टेट के थ्रू। According to them, capitalistic class, which has control over the state power, makes the use of it for the exploitation of the poor। के पुअर को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। बट दिस व्यू ऑफ द मार्क्सिस्ट इज नॉट करेक्ट because the present state is an instrument of welfare and its purpose is to make life of the people as comfortable as possible, and the present day welfare states have taken various steps for the welfare of individual। तो इसमें ये बताया कि मार्क्सिस्ट का जो व्यू था ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो आजकल की स्टेट्स हैं ये वेलफेयर करती हैं लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों की लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करती हैं और इंडिविजुअल वेलफेयर करती हैं, और ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो अमीर हैं उन्हीं की वेलफेयर करती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, बेसिस ऑफ द स्टेट आर नॉट इकोनॉमिक फोर्सेज ओनली। जो मार्क्सिज्म है या मार्क्सिस्ट इकोनॉमी है, इसका ये मानना था कि जो स्टेट है उसका मेन बेसिस सिर्फ इकोनॉमिक फोर्सेज है। इकोनॉमिक फोर्सेज की वजह से स्टेट जो है एग्जिस्ट करती है। समझ गए बात? तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, द इकोनॉमिक forces play dominant role in the origin and evolution of the state and the changes which take place in it from time to time। बेसिकली उनका ये मानना था कि जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक फोर्सेज है, वो काफी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से ही स्टेट जो है वो इवॉल्व हुई है। बट दिस व्यू पॉइंट इज नॉट कंप्लीट ट्रूथ। ये भी पूरी सच्चाई तो नहीं है। देयर इज नो डाउट दैट इकोनॉमिक फोर्सेज हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस, येट वी कैन नॉट इग्नोर द रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस, एथनिक, जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। इन फैक्टर्स की वजह से भी तो सरकारें मतलब स्टेट डेवलप होती है ना। तो स्टेट की डेवलपमेंट में ये फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स ही इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट आ जाता है, स्टेट इज नॉट द बेसिस, फोर्स इज नॉट द बेसिस ऑफ द स्टेट। उन्होंने क्या कहा था? विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। जो विल होती है वो स्टेट की जो है बेस होनी चाहिए, जो
फोर्स है वो नहीं होनी चाहिए। फोर्स का मेन बेसिस, फोर्स के बेस पे स्टेट नहीं होनी चाहिए, विल के हिसाब से स्टेट होनी चाहिए। समझ की बात? उसके बाद अ स्टेट बेस्ड ऑन फोर्स कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर कोई जोर जबरदस्ती से सरकार बनाई जाएगी, चाहे वो प्रोलेटेरिएट की हो, चाहे वो किसी की भी हो, तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती। स्टेबिलिटी फाउंड इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स एंड इंस्टेबिलिटी इन द डिक्टेटोरियल स्टेट्स सपोर्ट्स दिस व्यू पॉइंट। मतलब अगर हम फोर्स की जैसा कि मार्क्सिस्ट कहते थे कि फोर्स बेस होना चाहिए स्टेट का, अगर उस हिसाब से अगर हम स्टेट बनाएंगे तो ही काम चलेगा, अगर हम उस हिसाब से स्टेट नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। समझ गए बात? इसका ये मानना था कि अगर हम फोर्स के थ्रू स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगी। जितने भी बड़े बड़े डिक्टेटर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े डिक्टेटर्स होते हैं हुए हैं, उनकी जो सरकारें ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। समझ गई बात? क्योंकि उनका जो मेन जो फोकस था वो फोर्स के ऊपर था। फोर्स के जरिए वो अपनी अपोजिशन को दबाने की कोशिश करते थे। और जो आजकल डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो तो चलती जा रही हैं क्योंकि लोगों ने ही चुनी हुई सरकार होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्लास डिवीजन मेड बाय द मार्क्सिस्ट इज अवे फ्रॉम रियलिटी। जो क्लास डिवीजन की थी अमीर गरीब, तो ये तो रियलिटी से बहुत दूर है। क्यों? अभी बताता हूँ। बोल बोल के गला बैठ गया, ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया। Marxists have divided the entire society into two classes such as capitalist class and the labor class। जो मार्क्सिस्ट हैं उन्होंने कैपिटलिस्ट क्लास एंड लेबर क्लास दो क्लासेस में इसकी डिवीजन की है, पूरे के पूरे सिस्टम की। ठीक है, पूरी की पूरी जो सोसाइटी की। बट दिस डिवीजन मेड बाय द मार्क्सिस्ट इज फार फ्रॉम रियलिटी बिकॉज इन द प्रेजेंट डे स्टेट्स देयर आर मेनी क्लासेस सच एज हाई क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बिलो पॉवर्टी लाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतनी सारी क्लासेस हैं, इन्होंने तो दो क्लासेस में खत्म कर दिया। बिसाइड्स दिस द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लैन एटसेट्रा। तो क्लास में तो ये जो सोसाइटी है ये तो वेरियस जो है ट्रेड्स के ऊपर डिवाइड हुई पड़ी है, रिलीजन के ऊपर डिवाइड हुई पड़ी है। इवन सेम रिलीजन है तो वो भी कहते हैं जी हम अपर रिलीजन को ज्यादा अच्छी तरह मानने वाले हैं, तुम कम मानने वाले हो। तो ये तो इंसान की फितरत है। इवन सेम रिलीजन होगा तब भी वो क्लासेस बना लेंगे। अगर रिलीजन अलग अलग होंगे तो रिलीजियस के हिसाब से क्लासेस बन जाएंगी। समझ के बाद कास्ट के हिसाब से क्लासेस बन जाएंगी। तो इसमें सिर्फ यही बोला गया कि भाई अमीर है गरीब है और कोई क्लास नहीं है, मगर असल जिंदगी में तो क्लासेस बहुत सारी होती हैं। समझ के बाद नेक्स्ट आ जाता है इसका कंक्लूजन। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स हम कंक्लूड करना भी बहुत जरूरी है। देयर इज नो डाउट दैट देयर आर सो मेनी शॉर्टकमिंग्स इन द Marxian viewpoint, and during the last few decades the popularity of Marxism has declined considerably। हमें ये कोई डाउट नहीं है कि इसमें काफी खामियां हैं और जो पिछले कई जो डेकेड्स हुए हैं, पिछले कई सालों में ये जो इसकी जो पॉपुलैरिटी है ये खत्म हुई है। द मार्क्सिज्म केम टू एन एंड इन फॉर्मर यूएसएसआर एंड इट हैज आल्सो withered away from almost all the East European nations। यूएसएसआर में अब मार्क्सिज्म खत्म हो गई है, ठीक है ना। और इवन जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें पहले मार्क्सिज्म का काफी अच्छा असर देखा जाता था, वहां पे भी खत्म हो गई। बट इन स्पाइट ऑफ दिस वी कैन नॉट इग्नोर द एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी मेड बाय द मार्क्सिस्ट थिंकर्स। फिर भी हम जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं उनको ऐसे भी नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल ही ये गए गुजरे थे, ठीक है ना। उनकी बातें कई तो बहुत अच्छी हैं, जैसा कि देयर इज नो डाउट दैट मेनी फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट, येट वी कैन नॉट इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन इट। तो जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है स्टेट की ओरिजिन के लिए। दाउ इन द प्रेजेंट डे डेमोक्रेटिक स्टेट्स द सुप्रीम इन द डेमोक्रेटिक स्टेट्स the supreme power is vested in the hands of people, yet the ruling power get concentrated into the hands of few rich people who in the name of public welfare do their own welfare only and not and these truths have been highlighted by the Marxist। तो मार्क्सिस्ट कहाँ पे जीतते हैं, मार्क्सिस्ट थ्योरी कहाँ पे जीत जाती है? वो ये कहती है कि इवन डेमोक्रेसी ले आए हो, तुम सब कुछ ले आए हो, लोगों से वोट डलवा देते हो, फिर भी अमीर लोग ही आते हैं और अमीर लोग ही इलेक्शन जीतते हैं और अमीर लोगों के पास ही पावर होती है इलेक्शन जीतने की। और जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो जिन गरीबों के पीछे वो घूम रहे होते थे वोटों के लिए, उनको पूछते ही नहीं और वो अपनी जेबें भरने की कोशिश करते हैं, बीट एनी स्टेट। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर बहुत अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।